हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नोलैंड ने यहाँ साउथर्न कंट्री पर हमला कर दिया था, जिस हमले के दौरान हमें स्नोलैंड की रेड बटरफ्लाई के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो 5 स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हुए काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी। रेड बटरफ्लाई अपने 5 स्पिरिट बीस्ट के साथ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि चारों फैक्शंस के लीडर्स को वहाँ जंग के मैदान में आना पड़ा, जहाँ वो लोग खुद की जान को दांव पर लगाते हुए 9 सन किलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई पर हमला कर देते हैं। ये एक फॉरबिडन फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक मास्टर को काफी ज्यादा इंजरीज हुई, लेकिन इसके बदले इन लोगों ने आखिरकार रेड बटरफ्लाई को जान से मार डाला। इसलिए ये लोग खुश भी हो रहे थे कि आखिरकार जंग खत्म हो गई है। पर तभी अचानक हमें जानने को मिला कि ये तो सिर्फ जंग की एक शुरुआत है, क्योंकि तभी अचानक वहाँ पर आइस एंड स्नो स्टैचू जमीन से निकलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने शुरू हो गए, जो कि मैदान में मौजूद साउथर्न कंट्री के सिपाहियों को फ्रीज कर रहे थे। ज़ाबूता ये देखकर अपने स्पिरिट ड्रैगन के साथ उन स्टैचूज को तोड़ने की कोशिश करता है, और तभी अचानक बहुत ही ज्यादा हैरानगी के साथ वहाँ ओरिजिनल रेड बटरफ्लाई पहुंच गई, जिसे देखकर साउथर्न कंट्री के सब लोग ही काफी ज्यादा शौक थे। और हमें जानने को मिलता है कि पिछली तो सिर्फ एक डुप्लीकेट थी, यही है ओरिजिनल रेड बटरफ्लाई जो कि अभी मैदान में आई है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को 100 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जब रेड बटरफ्लाई स्नोलैंड में पैदा हुई थी। तब स्नोलैंड में एक बहुत ही अजीब सा फिनोमेना हुआ। 5 एलिमेंटल स्पिरिट एक साथ इकट्ठा होते हुए रेड बटरफ्लाई के आसपास इकट्ठा हो चुके। स्नोलैंड की क्वीन ने ये देखकर खुद रेड बटरफ्लाई को पालने और उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। धीरे धीरे जैसे जैसे रेड बटरफ्लाई बड़ी होती जा रही थी, उसकी ताकत भी काफी तेजी के साथ इंक्रीज होने लगी। इन 5 एलिमेंटल बीस्ट की वजह से रेड बटरफ्लाई को बेमिसाल ताकत मिल चुकी थी, जो कि स्नोलैंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं। स्नोलैंड किसी भी कीमत में रेड बटरफ्लाई को नहीं खो सकता, इसलिए 100 साल बाद जब यहाँ 4 फ्रैक्शन के साथ जंग होने वाली थी, तो क्वीन को भविष्यवाणी की वजह से मालूम हो चुका था कि इस 4 फ्रैक्शन के साथ जंग के दौरान रेड बटरफ्लाई जान से मारी जा सकती है। इसलिए क्वीन ने अपनी एक डिसाइपल किंग ही को अपने पास बुला लिया था, और वो किंग ही से कहती है कि तुम्हें रेड बटरफ्लाई की जगह लेनी होगी। तुम उसकी जगह उसके 5 एलिमेंटल बीस्ट को लेकर 4 फ्रैक्शन पर हमला बोल दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो कल के जंग के दौरान रेड बटरफ्लाई जान से मारी जाएगी। ये सुनकर किंग ही भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो रोते हुए क्वीन से कहती है कि मैं आपकी फर्स्ट डिसाइपल हूँ, आप जानती हो ना कि रेड बटरफ्लाई की जगह अगर मैंने लेने की कोशिश की तो उसकी जगह मैं मारी जाऊंगी। अभी अचानक हम देखते हैं कि क्वीन भी पलटकर किंग ही की तरफ देखती है, जहाँ पर क्वीन की हालत तो काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। ये देखकर किंग ही फोन से क्वीन की तरफ भागते हुए कहती है कि मास्टर आखिर आपको क्या हुआ, जिस पर क्वीन उसे रोकते हुए जवाब देकर बोलती है कि साउथर्न कंट्री में उस स्नोवी फॉर्मेशन को बनाने की वजह से मेरी काफी सारा लाइफ एनर्जी कंज्यूम हो गई, जिसका मतलब कि मेरे पास अब जीने के लिए ज्यादा समय नहीं। जंग को जीतने के लिए मैंने अपनी जान दे दी, और मैं तुमसे भी तुम्हारी जान की कुर्बानी मांग रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं एक बहुत ही बुरी टीचर हूँ, लेकिन स्नोलैंड के फ्यूचर के लिए हमें ये करना ही होगा। रेड बटरफ्लाई स्नोलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसे इस तरह से मरने नहीं दे सकते, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगी। यहाँ ये सब कहते हुए क्वीन अपनी आखिरी सांस से लेकर वहीं पर मारी जाती है, जो देखकर किंग ही को तो काफी सारा बुरा लग रहा था, और वो समझ चुकी थी कि स्नोलैंड के लिए जंग को जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जिंदगी मायने नहीं रखती। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किंग ही स्नोलैंड की आर्मी को लेकर साउथर्न कंट्री पर हमला बोल चुकी, और दूसरी तरफ साउथर्न कंट्री के चारों फ्रैक्शन लीडर उसे असली रेड बटरफ्लाई समझकर फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते उसकी जान ले लेते हैं, जिसकी वजह से किंग ही तो मारी जाती है। लेकिन अगर किंग ही की जगह यहाँ असली रेड बटरफ्लाई होती तो शायद उसकी जान चली जाती। अब चूंकि रेड बटरफ्लाई की डेस्टिनी बदल चुकी है, इसलिए हम देखते हैं कि ओरिजिनल रेड बटरफ्लाई जंग के मैदान में खुद आ गई, जहाँ पर आते साथ ही रेड बटरफ्लाई ने देखा कि कैसे ज़ाबूताई अपने स्पिरिट ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए आइस एंड स्नो स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसलिए उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल यही है कि वो ज़ाबूताई और उसकी स्पिरिट ड्रैगन का कोई सोल्यूशन निकाले। जहाँ पर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई सुजाकू प्लैनेट के प्रोटेक्टर से मदद मांगते हुए कहती है कि आप पर मेरा एक फेवर है, जिसके बदले आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप उस ड्रैगन को जान से मार डालो। यहाँ रेड बटरफ्लाई की बात सुनते हुए वहाँ पर अचानक से एक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से सुजाकू प्लैनेट का प्रोटेक्टर बाहर आ जाता है। ये प्रोटेक्टर, जिसका नाम मास्टर आउजी था, वो एक इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का वॉरियर है, जिसे देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। वैसे तो एक प्रोटेक्टर की जिम्मेदारी होती है उस प्लैनेट की हिफाजत करना, इसलिए वो उस प्लैनेट के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन रेड बटरफ्लाई से की हुए प्रॉमिस की वजह से मास्टर आउजी को यहाँ उसकी एक शर्त तो पूरी करनी ही होगी। इसलिए मास्टर आउजी यहाँ पर आते साथ ही कहते हैं कि मुझे ये इजाजत तो नहीं कि मैं उस ड्रैगन की जान ले सकूं, लेकिन हाँ, अगर मैं ज़ाबूताई की बॉडी से उस स्पिरिट ड्रैगन का ब्लड निकाल दूं तो शायद ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किलें ना खड़ी कर पाए। जो कहते हैं सुजाकू प्लैनेट का प्रोटेक्टर तेजी के साथ आगे की तरफ आ जाता है, जहाँ वो ज़ाबूताई के खिलाफ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाला था। ज़ाबूताई इस बात को पहले से जानता है कि वो जिस आदमी का मुकाबला कर रहा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसका यहाँ पर शायद कोई भी इंसान मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो खुद को और अपनी स्पिरिट ड्रैगन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगाते वहाँ पर 3 बैरियर शील्ड क्रिएट कर चुका। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर आउजी के लिए तो इन 3 बैरियर्स अटैक को डिस्ट्रॉय करना जरा सा भी मुश्किल नहीं था, बल्कि वो काफी आसानी के साथ इन बैरियर्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ ज़ाबूताई को भी हिट करके पीछे की तरफ पटक चुके। यहाँ पर इस प्रोटेक्टर की पावर देखकर तो वांगलिंग भी हक्का बक्का रह गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर ने यहाँ पर ज़ाबूताई की बॉडी से ड्रैगन ब्लड लाइन बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट ड्रैगन अपने मालिक को बचाने के लिए ज़ाबूताई की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, फिर तभी अचानक प्रोटेक्टर उसे भी अपनी स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ते उसकी सोल को यहाँ उसकी बॉडी से बाहर निकाल चुका, जिसे वो एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए सुजाकू प्लैनेट से बाहर की तरफ भेजते हुए कहता है कि अब तुम्हारी इस प्लैनेट पे कोई जरूरत नहीं। यहाँ ज़ाबूताई के इंजर्ड होने और उसके ड्रैगन के खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी के सब लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे, वो समझ गए थे कि अब हम नहीं जीत सकते, इसलिए वो सब लोग यहाँ वहाँ भागते हुए बिखरना शुरू हो गए। दूसरी तरफ वांगलिंग भी ये सारा नजारा देखते हुए कहता है कि इस जंग का आखिरकार फैसला हो गया, ज़ाबूताई और उसके ड्रैगन्स के बगैर चारों फ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अब ये लोग नहीं जीत पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी प्रोटेक्टर से अपना फेवर लेने के बाद फौरन से अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुकी, वो अपने 5 एलिमेंटल स्पिरिट्स को अपने पास समन करना शुरू कर देती है, जो एलिमेंटल बीस्ट इस बार अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इस बार असली रेड क्वीन इन्हें कंट्रोल कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस समनिंग प्रोसेस के दौरान अचानक ही रेड बटरफ्लाई हैरान होते हुए कहती है कि मेरे 5 एलिमेंटल बीस्ट में से आखिर 8 एलिमेंटल बीस्ट कहां पर गायब हो गया, क्योंकि इस वक्त रेड बटरफ्लाई के आसपास 4 एलिमेंटल बीस्ट ही समन हो पा रहे थे और 5वें 8 एलिमेंटल बीस्ट को तो वांगलिंग ने अपने हेवनली पल के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है, जिस बात का रेड बटरफ्लाई को तो फिलहाल कोई भी अंदाजा नहीं। और हम देखते हैं कि बाकी के 4 एलिमेंटल बीस्ट अपने फुल पोटेंशियल में आ चुके थे, इसी वजह से उन्होंने जंग के मैदान में तबाही मचा दी थी। चारों फ्रैक्शन की लीडर्स भी इन 4 एलिमेंटल बीस्ट के सामने अब टिक नहीं
पाते और देखते देखते यहाँ इन 4 एलिमेंटल बीस्ट ने मिलकर उन फ्रैक्शन लीडर्स को जान से मारना शुरू कर दिया था। ऊपर की तरफ चारों फ्रैक्शन लीडर्स को इस तरह से मरता हुआ देखकर वांगलिंग नीचे की तरफ मुझे शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ये तो अच्छा हुआ मेरे हेवनली पर्ल ने वक्त रहते ही उस 4 एलिमेंटल बीस्ट को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया है। अगर वो भी इसी तरह से फुल पोटेंशियल पर आ जाता तो शायद मैं भी उसका मुकाबला ना कर पाता और यहाँ पर मेरी भी मौत हो जाती। यहाँ ये सब सोचते हुए अचानक से वांगलिंग को ज़ावुताई याद आ गया था, जो कि इंजर्ड होने के बाद जंग के मैदान से कहीं पर गायब हो चुका। इसलिए वांगलिंग खुद से कहता है कि ये मेरे पास आखिरी मौका है, मुझे जल्द से जल्द ज़ावुताई के पास पहुंचते उससे रेन कैलिड्रोन हासिल करना होगा। जो यूनिंग रेन कैलिड्रोन हासिल करने के लिए वांगलिंग फौरन वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ावुताई पर आ गया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कंडीशन में यहाँ केव के अंदर मौजूद था। तभी अचानक वहाँ पर वांगलिंग भी पहुंच जाता है। वांगलिंग ने चूंकि यहाँ मास्टर शेंगमू का वो हेड पहना हुआ था, इसलिए ज़ावुताई उसकी आइडेंटिटी को शुरू में तो पहचान नहीं पाता, इसलिए वो फाइट के लिए फौरन से तैयार हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वांगलिंग के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को महसूस करने के बाद वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वांगलिंग है। वो खुद को यहाँ पर शांत करते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे मेरी इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हो पाएगी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उसकी बॉडी पर मौजूद यूनिंग रेन कैलिड्रोन की तरफ देखना शुरू कर दिया, जो देखकर ज़ावुताई भी समझ जाता है। इसलिए वो हंसते हुए अपने पास से उस यूनिंग रेन कैलिड्रोन को बाहर निकालते हुए कहता है कि अब मैं इसे अपने पास रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तो क्या चारों फ्रैक्शन मिलकर भी इसे अपने पास रखना अफोर्ड नहीं कर पाए। इसलिए अगर ब्रदर वांगलिंग तुम्हें ये रेन कैलिड्रोन चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, इसे तुम लेकर जा सकते हो। जो कहती है ज़ावुताई ने वो रेन कैलिड्रोन यहाँ वांगलिंग के हवाले कर दिया था और साथ ही साथ वो वांगलिंग से कहता है कि अब बाकी का सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा कि तुम इसे लेकर यहाँ से जिंदा निकल भी पाओगे या नहीं। जो सुनकर वांगलिंग उस रेन कैलिड्रोन को लेकर वहाँ से जाने ही वाला था, पर जाने से पहले वो ज़ावुताई को कुछ हीलिंग पिल्स दे देता है ताकि वो खुद को ठीक कर सके। यहाँ ये करने के बाद वांगलिंग तेजी के साथ साउथर्न कंट्री से बाहर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उसे जो कुछ चाहिए था वो उसे मिल चुका। उसे जितनी जल्दी हो सके साउथर्न कंट्री को छोड़कर यहाँ से बाहर जाना होगा। तभी अचानक बदकिस्मती से स्नोलैंड की एक एल्डर की नजर वांगलिंग पर पड़ गई थी, जो कि तेजी के साथ अपने स्नो टावर को लेते हुए वांगलिंग के सामने समर हो गई। इस एल्डर का नाम मिस लीनिंग था, जो कि वांगलिंग को देखते हुए कहती है कि 4 फ्रैक्शन का एक आदमी अभी भी जिंदा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जो कहती है वो तेजी के साथ वांगलिंग पर अपने आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए हमला करना शुरू कर देती है। वांगलिंग भी तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए उस आइस नीडल अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन मिस लीनिंग ऑलरेडी सोल फॉर्मेशन लेवल यानी गोल्ड रेल पर है, इसलिए वांगलिंग तो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फौरन वहां पर अपने सोल पपेट समन कर लिए, जो कि उसे टैंक फैमिली के एल्डर्स को मारकर बनाए थे। हम देखते हैं कि वो पपेट्स तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस लीनिंग की तरफ आ रहे थे, जो देखकर मिस लीनिंग भी तेजी के साथ अपने आइस चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उन पपेट्स को पकड़कर उन्हें वहीं पर फ्रीज कर देती है। जो करके मिस लीनिंग तो मुस्कुरा रही थी, उसे लग रहा था कि वांगलिंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा। तभी अचानक हमें जानने को मिलता है कि ये तो वांगलिंग का शुरू से प्लान था। वो अचानक ही उन सोल पपेट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया। जिस ब्लास्ट के धुएं का फायदा उठाकर वांगलिंग तेजी के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। मिस लीनिंग भी खुद को बचाकर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुमने क्या समझ लिया कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से भाग सकते हो। तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो भी एक गोल्ड रेल पर थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो वांगलिंग से भी तेजी के साथ टेलीपोर्ट करके उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जबकि अब मिस लीनिंग सीरियस हो चुकी थी, उसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। वांगलिंग भी बहुत ही मुश्किल के साथ मिस लीनिंग से खुद को बचा रहा था और उसके हमले को डॉज करते हुए वांगलिंग अपने मन में कहता है कि बेशक ये औरत एक गोल्ड रेल की वॉरियर है, लेकिन चूंकि ये इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी तो इसलिए इसकी फिजिकल बॉडी उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं। अगर मैं एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करूं तो शायद मैं इसे थोड़ा सा डैमेज दे पाऊं। यही सोचते हुए वांगलिंग ने टैंक लाइन के उस एल्डर को बाहर निकाल लिया था, जिसके पास एंशिएंट गॉड का एक ड्रॉप ऑफ ब्लड था। वांगलिंग यहाँ पर उसके एंशिएंट गॉड ब्लड पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे हुक्म देता है कि लीनिंग पर हमला करो। जो सुनकर वो सोल पपेट बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए बुखलाकर फौरन से तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए लीनिंग पर हमला करने शुरू हो गया। जहाँ मिस लीनिंग भी काफी ज्यादा मुश्किल के साथ अपने सामने बैरियर क्रिएट करती उस वॉरियर को ब्लॉक कर रही थी। अब यहाँ वांगलिंग की इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग पावर देखकर वो भी थोड़ी सी इंप्रेस हो चुकी थी। वो अपने मन में कहती है कि ये लड़का सिर्फ नेशनल स्टेज के लास्ट पीक पर है, इसके बावजूद भी देखो कि ये मुझे बराबर की टक्कर दे रहा है। मानना पड़ेगा कि इस लड़के ने तो मुझे इंप्रेस कर दिया, पर फिर भी मैं किसी भी हाल में हार नहीं सकती। ये कहते साथ ही आखिरकार उस सोल पपेट को भी वो अपनी ही जगह पर फ्रीज कर देती है। जो देखकर दूसरी तरफ वांगलिंग ने उस सोल पपेट को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट का हुक्म देते हुए ब्लास्ट करवा दिया और अब तेजी के साथ वो पीछे की तरफ हट गया। जहाँ आकर वांगलिंग ने अपने फोरबिडन फ्लैग को भी बाहर निकाल लिया था। वो अपने मन में कहता है कि मैं इस फोरबिडन फ्लैग की पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसमें अब सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने जितनी ही पावर बची होगी और फ्यूचर में मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन मेरे पास इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करने के अलावा दूसरा भी कोई रास्ता नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन अपने फोरबिडन फ्लैग की पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। ये कहते साथ ही वांगलिंग अपनी यिन यांग कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए फोरबिडन फ्लैग की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे मिस लीनिंग भी होता हुआ देख रही थी। उसे शुरू में तो अंदाजा नहीं हुआ कि वांगलिंग आखिर क्या कर रहा है, पर थोड़ी देर में अचानक उसे समझ आ गया, क्योंकि हम देखते हैं कि फोरबिडन फ्लैग ने वहां पर अचानक एक बहुत बड़ा हेवनली कैटास्ट्रोफी समन कर लिया, जिसे दूसरे वर्ड में हेवनली ट्राइबुलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हेवन की तरफ से एक बहुत ही सारा खतरनाक बिजली गिरेगी। दूर से इन रेड क्लाउड्स को सुजाकू प्लैनेट का प्रोटेक्टर भी देख लेता है। इवन कि वो भी इस हेवनली कैटास्ट्रोफी को देखकर काफी सारा सरप्राइज हो गया था। जबकि पीछे की तरफ मिस लीनिंग के तो होश उड़ चुके थे। वो तेजी के साथ खुद को बचाते हुए अपने स्नो टावर के अंदर आ चुकी थी, जहाँ से वो वांगलिंग को देखते हुए कहती है कि एक मामूली सा एंशिएंट सोल लेवल का वॉरियर आखिर इतने पावरफुल अटैक को कैसे जनरेट कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने फोरबिडन फ्लैग को तेजी के साथ यहाँ उसी स्नो टावर की तरफ थ्रो कर दिया, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि हेवनली कैटास्ट्रोफी थंडर भी आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया। जिस ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि स्नो टावर तो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि वांगलिंग ने मिस लीनिंग को जान से मार डाला। जबकि इस अटैक की वजह से उसकी खुद की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उसके पास ज्यादा किसी के साथ फाइट करने की पावर नहीं बची, इसलिए फिलहाल उसके लिए यही सबसे बेटर है कि वो अंडरग्राउंड होकर छुप जाए, जिसके लिए हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने अर्थ हाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ वहाँ से दूर जाने लगा। जबकि थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुजाकू किंगडम का प्रोटेक्टर भी पहुंच गया, जो कि उस ब्लास्ट की लोकेशन पर आते हुए कहता है कि मैं हूँ सुजाकू प्लैनेट का प्रोटेक्टर। तुम जो भी कल्टीवेटर हो जिसने इस हेवनली कैटास्ट्रोफी को समन किया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पावर ने मुझे इंप्रेस कर दिया है, इसलिए क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिल सकते हो। जो सुनकर नीचे की तरफ मौजूद वांगलिंग अपने मन में कहता है कि बड़ी मुश्किल से तो मैं मिस लीनिंग से खुद की जान छुड़वा पाया, उसके लिए भी मुझे अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। अब इस प्रोटेक्टर का तो मैं किसी भी हाल में मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे इसका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का हो या
नहीं, फिलहाल तो मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं अपने हेवनली पल में जाते हुए खुद की इंजरीज को रिकवर करूं। यही सोचते हुए वॉन्गलिंग अपने हेवनली पल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हम लोगों को बताया गया कि जब ज़ाऊ ताई और उसका ड्रैगन मारा गया तो उसके बाद साउथर्न कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचा था। साउथर्न कंट्री बुरी तरीके से हार चुकी थी और उनके हारने के बाद उनके 4 मेजर फ्रैक्शन में जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो सबके सब मारे गए और जो कुछ मुश्किल से खुद को बचा पाए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड कर ली। इसी तरीके से साउथर्न कंट्री का अस्तित्व पूरी तरीके से मिट चुका है। साउथर्न कंट्री न्यू स्नोलैंड बन चुकी थी, जिसके बाद जंग भी खत्म हो गई। जंग के बाद हम लोगों को 5 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वॉन्गलिंग अपने हेवनली पल में कल्टीवेट कर रहा था और ऑलमोस्ट उसने अपनी सारी की सारी इंजरीज पूरी तरीके से रिकवर कर ली है। जबकि साथ ही साथ हमें यहाँ पर वॉन्गलिंग के सामने 5 एलिमेंटल पावर एनर्जी भी दिखाई गई, जो धीरे धीरे वॉन्गलिंग के लिए हेवनली पल इकट्ठा कर रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो फ्लेम बर्निंग किंगडम में एक तरह की बीस्ट की फायर एनर्जी यहाँ हेवनली पल ने एब्सॉर्ब कर ली थी, जिस बीस्ट किंग को एब्सॉर्ब करने की वजह से हेवनली पल को फायर एलिमेंट की पावर मिली थी। जबकि साथ ही साथ अब चूंकि अर्थ एलिमेंटल की पावर भी वॉन्गलिंग ने रिसेंटली एब्सॉर्ब कर ली है। जबकि साथ ही साथ हमें यहाँ पर बाकी के 3 एलिमेंट भी दिखाई गए, यानी कि वॉन्गलिंग को भी रेड बटरफ्लाई की तरह 5 एलिमेंटल की पावर फ्यूचर में हेवनली पल की वजह से मिल जाएगी। वॉन्गलिंग भी यहाँ पर इन 5 एलिमेंट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन अभी तक वो इनका इस्तेमाल करना नहीं जानता। इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि शायद मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक ये पांचों के पांचों एलिमेंट अपनी परफेक्शन लेवल तक नहीं पहुंच जाते। उसके बाद शायद मैं इन एलिमेंट्स की मैजिकल पावर को समझ पाऊं। वैसे साथ ही साथ हमें जानने को मिलता है कि वॉन्गलिंग की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का नाम लाइफ एंड डेथ है, जो कि वॉन्गलिंग ने खुद सीखी है। इसलिए वॉन्गलिंग जब गॉड रेल्म में इंटर करेगा तो उसका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। वॉन्गलिंग को गॉड रेल्म में इंटर होने के लिए पूरे 10 साल चाहिए थे, जिनमें से 6 साल तो ऑलरेडी गुजर गए। वॉन्गलिंग को अब कुछ भी करके बस सिर्फ 4 साल तक वेट करना होगा, उसके बाद वो गॉड रेल्म में इंटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 5 साल के बाद अब वॉन्गलिंग हेवनली पल में भी ज्यादा देर अब चुप कर नहीं बैठ सकता, इसलिए हम देखते हैं कि उसे मजबूरन बाहर आना पड़ता है ताकि हेवनली पल दोबारा से रिचार्ज हो सके। बाहर आने के बाद वॉन्गलिंग ने देखा कि साउथर्न कंट्री तो पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि ये जगह न्यू स्नोलैंड बन चुकी थी। वॉन्गलिंग भी नजदीक से जायजा लेने के लिए यहाँ सिटी के अंदर आ चुका था, जहाँ पर उसे कई सारे मॉडल्स अपना अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि इन इंसानों को कंट्रोल किया जा रहा है। इसलिए वॉन्गलिंग ने उन सबको ऑब्जर्व करने की कोशिश की और उसे मालूम हुआ कि इनकी बॉडी पर तो डेथ का इंटेंशन था, यानी कि ये सारे के सारे मॉडल्स जल्द ही मारे जाएंगे, जैसे कि सोसाइटी में किसी तरह की बीमारी फैल चुकी हो। लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि इन लोगों को कमजोर कर रही थी, इसके बारे में हम लोगों को अभी नहीं बताया जाता। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।